नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के 7वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत, और पिछली क्लास में भी अपन ने देखा कि पढ़ रहे थे सोशोलॉजी इन इंडिया, भारत में समाजशास्त्र क्या है। तो जैसा कि कल अपन पढ़ रहे थे कि योगेंद्र सिंह 1983 में भारतीय समाजशास्त्र में सैद्धांतिक आधारों की समीक्षा की है, और उनका ये विचार था कि यह लाभप्रद होगा यदि आज प्रयुक्त सिद्धांतों तथा श्रेणियों को सार्वभौमिकरण तथा विशिष्ट के संदर्भ में परीक्षित कर लिया जाए। वस्तुतः वैचारिकी और सैद्धांतिक दोनों ही हैं। 1957 में जब से ड्यूमो और पोकाक ने भारत के लिए समाज पर विशिष्ट लक्षण प्रस्तुत किए थे, इस सारी बहस में ड्यूमो और पोकाक के अतिरिक्त बेले की रचनाओं ने भी प्रभाव डाला है। भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन का जोर मूलभूत वैचारिक संरचनात्मक इकाइयों पर था। यह दृष्टि पाठ्य सामग्री पर भी केंद्रित थी। विद्वानों की समाजशास्त्रीय रचना लोगों के विचार और भावनाओं पर केंद्रित थे। बेले का आधार संबंधों के अध्ययन के स्थान पर, जिसे वह संस्कृति शास्त्र कहते थे, अधिक था। बेले का संबंधों की श्रेणी में अध्ययन के लिए कुछ अति विश्वास था। बाद में ड्यूमा ने यह स्पष्ट किया कि वे विशिष्ट समाजशास्त्र की संभावनाओं को नहीं देखते, यद्यपि यह संभावित है कि काफी बड़ी मात्रा में सामाजिक यथार्थता संबंधों से नहीं अपितु विचारों और भावनाओं से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार बेले की संरचनात्मक स्थिति के स्थान पर ड्यूमा एक सामान्य समाजशास्त्र की संभावना को परिलक्षित कर गए थे। ड्यूमा और बेले की इस बहस ने भारतीय समाजशास्त्र को इस बहस पर विचार करने के लिए विवश किया कि ध्यान भारतीय परिप्रेक्ष्य की समस्या पर केंद्रित था। मुद्दा 2 सामान्य समाजशास्त्र का नहीं था, जिसका एक भाग भारतीय समाजशास्त्र का होता। सवाल यह था कि क्या भारतीय समाजशास्त्र सार्वभौमिक हो सकता है अथवा इसे विशिष्टीकृत ही रखना चाहिए। 1956 में इस विवाद पर एक सेमिनार और उसकी कार्यवाही प्रकाशित भी हुई थी। 1967 में सेमिनार का निष्कर्ष था कि भारतीय समाजशास्त्र को 2 स्तरों पर काम करना पड़ेगा। पहला, सार्वभौमिकृत तथा विशिष्टीकृत। कुछ अवधारणाएं जैसे श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण तथा पाश्चात्यकरण विशिष्टात्मक श्रेणी में सम्मिलित की जा सकती है। ये विशुद्ध नृजातीय समाजशास्त्रीय अवधारणाएं हैं। भविष्य में इसका संदर्भ विभिन्न संस्कृतियों के अंतरों को समझने के लिए भी हो सकता है। सिंहर उन्नीथान 1967 में। इस विषय पर बहस अभी धीमी नहीं पड़ी। उपनिवेशवादी चिंतन के साथ इसे जोड़े जाने के कारण समस्या की रचनात्मकता तथा भारतीय समाजशास्त्र में इसकी श्रेणीबद्धता के कारण बहस की धार और पैनी हो गई है। अपनी पुस्तक विज्ञान और समाज में जेपी ओबेरॉय अपने निष्कर्ष में कहते हैं, प्रत्येक स्वराजवादी की यह पहचान रखनी पड़ेगी कि उनकी अपनी व्यवस्था, जिसमें संरचनात्मक समानताएं जैसे धनवान, गरीब, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, गोरा, काला में ये सार्वभौमिक पूर्व आवश्यकताएं क्या है, जिसका प्रयोग कर समाजशास्त्र प्रगति कर सकता है। जब तक हम अपने आप को उपनिवेशवादिता से मुक्ति नहीं करते, जब तक समस्याओं का भारतीयकरण नहीं करते और अपनी गरीबी को गंभीरता से नहीं लेते, हम उपनिवेशवादी मानसिकता का शिकार रहेंगे और ऐसा अनुभव करते रहेंगे जैसे हम अपने देश के मूल निवासी नहीं हैं। ओबेरॉय 1968 में बताया कि ओबेरॉय के विचारों की प्रतिध्वनि कई स्थानों पर सुनाई दी। सरन 1958 में ये मानते हैं कि नृजातीय समाजशास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र की पद्धतियों और श्रेणियों में कोई विरोधाभास नहीं है।
समस्या विचारधारात्मक है। भारत में समाजशास्त्र का चिंतन हर स्तर पर मात्र तकनीकों से ही नहीं जुड़ा हुआ है। मानकीय प्रश्न भी इस चिंतन को प्रभावित करते हैं। वे पद्धतियां और समाधान जिनका समाजशास्त्र में प्रयोग किया जाता है पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के बीच ये विभिन्न सांस्कृतिक उत्पादनों का आदान प्रदान है। सबसे गंभीर प्रश्न तब उठता है जब समाजशास्त्री ज्ञान के लिए हम शोध समस्याओं का चयन करते हैं। इस समस्या पर गंभीर बहस प्रारंभ हुई। सामाजिक विज्ञान और यथार्थता वर्तमान में भारतीय समाज विज्ञानों की भूमिका 1976 नामक पुस्तक में श्यामाचंद दुबे को उद्धृत किया गया। भारत में समाजशास्त्र के विषय के रूप में उभरने के ये दो आधार थे। पहला, समाजशास्त्र के समाजशास्त्री चिंतनों में विकृतियां समाजशास्त्रियों द्वारा अन्य श्रेष्ठ जनों तथा साधारण जनों से दूरी के कारण पैदा हुए हैं। इससे वह राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्र हितों से अलगाव की स्थिति में आ गया। आयात किए गए शोध के सिद्धांतों और पद्धतियों के कारण हम अपने ही देश की समस्याओं का भलीभांति परीक्षण नहीं कर पाते। कई तरह के सामाजिक विज्ञानों के लिए ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि समाजशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान सार्वभौमिकता को स्वीकार करे या विशिष्टात्मकता को। यह एक खुला प्रश्न है। संभवतः इसका हल उन अनुभविक अध्ययनों से निकलेगा जो भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों में आत्मजागरण तथा वैज्ञानिक आधार पर किए गए हैं। सुरेंद्र शर्मा 1985 में सार्वभौमिकता तथा विशिष्टता के प्रश्न को भारत के लिए समाजशास्त्र हेतु विवेचित किया था। भारत में समाजशास्त्र को जानने के लिए उनकी बातों का कुछ वर्णन किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा द्वारा दिया गया सार्वभौमिकता तथा विशिष्टता के प्रश्न में भारत के लिए समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता तथा विशिष्टता का प्रश्न। 1960 में भारत में हुए सम्मेलनों की चर्चा की जा सकती है। बाद में प्रकाशित इन सम्मेलनों की प्रकाशित कार्यवाही में आर.एन. सक्सेना, वाई.बी. दामले, योगेंद्र सिंह, बी.आर. चौहान और इंद्रदेव ने इस पुस्तक में लेख लिखे थे। इनमें आर.एन. सक्सेना के विचार भारत में समाजशास्त्र तथा भारत के लिए समाजशास्त्र पर एक से थे। उनके समर्थन में अन्य प्रतिष्ठित समाजशास्त्री थे विक्टर डिसूजा, के.एम. कापड़िया, के.सी. पचंदीकार और जे.एम. पचंदीकर। योगेंद्र सिंह को यदि छोड़ दिया जाए तो उपरोक्त समाजशास्त्रियों में से किसी ने इस बहस में हिस्सा नहीं लिया। भारत शास्त्र यह सांस्कृतिक समाजशास्त्र बहुत से समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने विदेशी विद्वानों की सैद्धांतिक विवेचना और पद्धतियों के प्रयोग का विरोध किया है। उनका विश्वास है कि भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययनों के लिए व्यक्ति नहीं अपितु परंपराएं महत्वपूर्ण हैं। भारत में धर्म, नैतिकता और दर्शन सामाजिक संगठन के आधार हैं। भारतीय समाज संगठन के यही मूल हैं। उदाहरण के लिए आर.एन. सक्सेना 1965 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणाओं को भारतीय समाज संगठन के लिए महत्वपूर्ण मानते ही हैं। सक्सेना का मानना है कि भारत के विश्वविद्यालयों की संरचना पाश्चात्य तर्ज पर अधिक है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि पाश्चात्य समाजशास्त्र अनुभविक और वैज्ञानिक अधिक है। पर आत्मिक मूल्यों और अन्य गैर अनुभविक रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं। विभिन्न श्रेणियों के मूल्यों और मानकों की प्रासंगिकता का उल्लेख करने के बाद सक्सेना ये लिखते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र के लिए अच्छा होगा कि वह अनुभविक तथा भविष्य दृष्टि और उन तत्वों का आत्मिक मूल्यों के पारस्परिक समन्वय का अध्ययन करें। आत्मिक मूल्यों का भारतीय समाज में बहुत महत्व है। इंद्रदेव 1965 में वे बिंदु गिनाए हैं जिन्हें वे भारतीय समाजशास्त्र का मूल मानते हैं। पहला बिंदु,
भारतीय मानव समाज और संस्कृति पर प्रभाव होने वाली अवधारणाओं और सामान्यीकरण के स्वरूप का निर्माण। भारतीय स्रोतों के उपलब्ध समाजशास्त्र सिद्धांतों का संग्रहण, भारत की सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन, भारत में समाजशास्त्र का विकास। फिर भी ये बिंदु भारतीय समाजशास्त्र को शास्त्र के रूप में स्थापना का बहस का प्रारंभ है। समाजशास्त्र में अध्ययन के लिए कुछ विशेष शाखाएं भी विकसित हुई हैं। समाजशास्त्र के विकास में विशेष रूप से चिन्हित करने के लिए एकमात्र बिंदु ही नहीं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद इंद्रदेव ने सक्सेना द्वारा प्रस्तुत विचारों का विरोधाभास प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारतीय समाज की अपनी खुद की अवधारणाएं हैं, लेकिन ये उन मूलभूत आवश्यकताओं को पैदा नहीं करती जो सिद्धांत और अवधारणात्मक आधार पर विशिष्ट हो। खतरा यह है कि पूर्व आधुनिक सिद्धांतों और पद्धतियों का प्रयोग तो हो सकता है, पर उनका प्रयोग बहुत सीमित होना संभव है। कुमारस्वामी 1948 ने पारंपरिक समाजों में एक प्रकार की एकता का उल्लेख किया है। इसका अर्थ यही है कि ऐसे समाजों की रचना पाश्चात्य सामाजिक संरचना से भिन्न भी थी। इंद्रदेव का विचार था कि समाजशास्त्र को सैद्धांतिक विचारों से बचना होगा। एक ऐसी सैद्धांतिक संरचना व्यवस्था का स्थापना करना पड़ेगा जो भारतीय समाज के संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक और गतिशील आधारों का अध्ययन कर सके। दामले ने 1965 में बताया कि भारतीय समाजशास्त्र के बारे में बहुत उत्सुक थे। उन्होंने लिखा कि भारतीय समाज के स्थायित्व और उसमें परिवर्तन के लिए पार्सन्स द्वारा अध्ययित संदर्भों को अपने काम में लेना पड़ेगा। पार्सन्स का विचार था कि व्यक्तित्व संस्कृति और समाज से जुड़ा हुआ है, साथ ही सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। दामले ने इस दृष्टिकोण को भारतीय समाज के अध्ययन के लिए उपयुक्त कहा। दामले का विचार था कि प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में भारत में प्रतिमाओं को बनाए रखने के प्रयास अधिक हैं, किन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास बहुत कम हैं। बाद में भारत में जातीय व्यवस्था में गतिशीलता मापन के लिए मर्टन के संदर्भ में समूहों की व्याख्या को उन्होंने अपने विश्लेषण के लिए स्वीकार किया। भारत में सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए दामले ने मर्टन के पैराडाइम को स्वीकार किया। उसका विश्वास था कि भारतीय समाज में अध्ययन के लिए विशिष्ट सिद्धांत की आवश्यकता है। पश्चिमी सामाजिक विज्ञान और भारत में समाजशास्त्र। योगेंद्र सिंह 1965 ने भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए 3 सूत्रीय आधारों की चर्चा की। पहला, देश का बदलता ऐतिहासिक राजनीतिक आधार, पाश्चात्य बौद्धिक संपर्क में हुआ परिवर्तन, वे देसी बौद्धिक परंपराएं जिनमें से ही भारतीय समाजशास्त्रियों ने अपने आप को विकसित किया है। पहले चरण में भारतीय सामाजिक संरचना, मूल्यों और संस्थाओं का विश्लेषण किया गया लेकिन यह पाश्चात्य समाज विज्ञानों की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं था। दूसरे चरण में राधा कमल मुखर्जी द्वारा संपन्न अनुभविक ऐतिहासिक दार्शनिक विश्लेषण और भारतीय समाज तथा उसकी परंपराओं, संस्कृति, वर्ग संरचना का मार्क्सवादी विश्लेषण डीपी मुखर्जी द्वारा निर्धारित का जोड़ स्थापित हुआ। जब मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र को एक ठोस रूप प्रदान कर रहे थे, तो ब्रिटेन में मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन सूक्ष्म स्तरीय गतिशीलता के अध्ययनों से हट रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में शोध युग की प्रारंभ हुआ, लेकिन इसी दौरान पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रभावित शोध भी किए जाते रहे। 50 और 60 के दशक में पाश्चात्य वित्तीय सहायता से अनेक शोध किए गए। भारतीय स्वाधीनता के पहले 2 चरणों में भारतीय स्वाधीनता की विचारधारा और पाश्चात्य सामाजिक विज्ञानों की विचारधाराओं का सामंजस्य बराबर बना रहा। सीए कहते हैं कि पहला बढ़ता संख्यात्मक और संक्षिप्त अनुभववाद और दूसरा बढ़ता प्रयोगवाद, तीसरा अधिक मनमानापन अवधारणाओं और परिभाषाओं के गढ़ने के लिए मध्यस्थता का काम करता रहा। 60 के दशक के समाजशास्त्र की पहचान प्रकार्यवाद तथा नव प्रकार्यवाद थी। ऐतिहासिक, तुलनात्मक पद्धति, तार्किक, दार्शनिक तथा प्रतीकात्मकता समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए एक मुख्य स्रोत थे। इस प्रकार 50 और 60 के दशक में समाजशास्त्र ब्रिटिश प्रभाव का विरोध प्रकार्यवाद और तार्किक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की प्रधानता पर आश्रित था। इन्हीं परिप्रेक्ष्य ने भारतीय समाजशास्त्रियों को प्रभावित भी किया।
था पाश्चात्य वैज्ञानिकवाद और भारतीय समाजशास्त्र को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर सका। उसने भारतीय समाजशास्त्र को अपने सैद्धांतिक दर्शन और इतिहास की याद दिला दी। सिंह स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि वैज्ञानिक अनुभवात्मक और गुणात्मक विश्लेषण दृष्टि की आवश्यकता है। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद। कल अपन सिंह द्वारा जो अपने 2 लेख हैं, जिसमें स्कोप एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया और दूसरा सोशियोलॉजी फॉर इंडिया द इमर्जिंग पर्सपेक्टिव में योगेंद्र सिंह ने जो संपन्न हुई सेमिनारों के वर्णन पर अपने स्वयं की टिप्पणी की, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।